हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र। तो मैं आपके लिए लेके आता हूँ करंट अफेयर। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अफेयर की अगली क्लास। तो आज डेट है 23 जुलाई 2020। आज की हमारी पहली करंट है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की आई हुई रिपोर्ट। क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय की आई हुई रिपोर्ट? स्वास्थ्य मंत्रालय ने N95 जो अब तक सबसे सुरक्षित मास्क माना जा रहा था, उसकी कोविड-19 के प्रसार में कोविड-19 के लिए बेहतर मास्क के रूप में नहीं माना है, उसे अमान्य किया है। तो इसमें देखते हैं क्या है। जरा देखते हैं इसमें क्या है। देखो, N95 जो बाल्ब युक्त मास्क है वो कोविड-19 के प्रसार को रोकने में कारगर साबित नहीं हुआ है। ठीक है, या अब इसमें क्या क्या समस्याएं हैं इसको जरा हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि N95 क्या करता है। N95 एनवायरनमेंट के 300 नैनोमीटर के कणों को श्वसन में जाने से रोकता है। क्या करता है? लगभग 300 नैनोमीटर के कणों को श्वसन में जाने से रोकता है। ठीक है, अब हमारी कोविड-19 का जो आकार है के कणों का आकार कितना है? इसके कणों का आकार है 65 to 125 नैनोमीटर। ठीक है, अब 65 to 125 नैनोमीटर के लगभग है, तो आकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जाने से रोक सकता है। ठीक है, इसने रोक लिया। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आई है कि जो ये वाल्व होता है वो होता है मास्क को नमी कम करने के लिए। मास्क को नमी युक्त नहीं होता है, नहीं होने देता है, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से एनवायरनमेंट में भेज देता है और श्वसन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस वाल्व से होता क्या है, ये जो वाल्व है इससे जो स्पर्शोन्मुखी, ये स्पर्शोन्मुखी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कोविड-19 के लक्षणों को तो प्रसारित नहीं कर रहा है, लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वो कोविड-19 से क्या होता है, कोविड-19 से ग्रसित होता है, यानी कोविड-19 उसे हो सकता है। तो स्पर्शोन्मुखी व्यक्ति के कणों को वातावरण में प्रसारित या फैलने से नहीं रोक पाता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, होने से नहीं रोक पाता। क्या हुआ कि कोविड-19 से कोई व्यक्ति है जिसमें लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन उसमें कोविड-19 के कण या कोविड-19 से वो ग्रसित है। तो जब वो श्वसन करता है और तो उसके जो वायरस के कण होते हैं वो एनवायरनमेंट में ट्रैवल करने लगते हैं, क्योंकि उसका मास्क उन अंदर वाले कणों को बाहर फेंक देता है बाल्ब। ठीक है, और जबकि बाहर वाले जो एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उन कणों को आप आने नहीं देता। तो जो व्यक्ति लगाता है उसकी तो रक्षा हो जाती है, आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही ग्रसित है तो वो अपने सामने वाले व्यक्ति के लिए एक कैरियर का काम करेगा। कोविड-19 को एक आसान से कैरियर की उपलब्धता हो जाएगी। तो भारत में कम्युनिटी स्प्रेड जो होने की बात की गई है, तो ICMR का ये कहना है कम्युनिटी स्प्रेड में N95 का एक बड़ा हाथ हो सकता है। तो इसलिए कोविड-19 के लिए N95 मास्क को इनवैलिड करार दिया गया है, वैध नहीं कहा गया है, और उसको उसकी सुरक्षा मानकों की दृष्टि से उसे अमान्य घोषित किया गया। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि आप कपड़े युक्त 3 लेयर वाला मास्क यूज़ कर सकते हैं, और ये जो मास्क होगा वो यदि कपास का बना हुआ है तो काफ़ी बेहतर हो सकता है।
ठीक है, तो ये आज आपकी पहली न्यूज़ हुई। दूसरी न्यूज़ पर हम चलते हैं, वृक्षारोपण अभियान। क्या है? वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान, इसमें क्या है? वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है अमित शाह ने। आज अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत एक डिजिटली प्रोग्राम के थ्रू की गई है, और इस वृक्षारोपण अभियान का लॉन्च या वृक्षारोपण अभियान को कौन सा मंत्रालय आयोजित किया करेगा? कौन से मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? कोयला मंत्रालय द्वारा। क्या है? कोयला मंत्रालय द्वारा। कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान लागू किया जाएगा। लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो ये वृक्षारोपण अभियान है, इससे पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलने की बात की जा रही है, और पर्यटक उद्योगों के बढ़ने से क्या होगा? रोजगार की बात बढ़ने की बात की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा मेन पर्पज़ ये है कि भारत की 1626 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण युक्त या वृक्ष युक्त वनाच्छादित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसमें सरकारी दफ्तरों, सरकारी संस्थानों में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है, इसके अलावा इसमें 90 हेक्टेयर की भूमि को ग्रास लैंड में बदलने की बात की गई है, और इसके साथ साथ इसमें 3 हेक्टेयर की भूमि पर बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा। यानी 90 हेक्टेयर को ग्रासलैंड, घास के मैदानों में, और 3 हेक्टेयर को किसमें? बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा। बांस के पौधों का रोपण। ठीक, तो ये हुआ आज का आपका दूसरा न्यूज़। आज की हमारी तीसरी न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। तीसरी हमारी न्यूज़ है आज की, प्रवासी रोजगार ऐप। क्या है? प्रवासी रोजगार ऐप। इसमें क्या है, जरा इसको देखते हैं। प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो हमारे अभिनेता सोनू सूद द्वारा किया गया लॉन्च किया गया ऐप है, जिसकी सहायता से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उनके स्किल के अनुसार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है इसमें। जानने वाली बात है कि अभिनेता सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा इसकी सहायता से प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा, और इसमें लगभग 500 से अधिक कंपनियों को जोड़ा गया है। ठीक है, इसका एक अगला फिर ये ऐप जो है निःशुल्क ऐप है। ठीक, तो ये इस ऐप की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसकी सहायता से मजदूर सीधे अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्किल को, अपने इंटरेस्ट को और अपनी ज़रूरत के अनुसार जो रोज़गार उन्हें चाहिए उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। और कंपनी खुद उनसे क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी। आप इंडिविजुअल कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जिससे उन्हें क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उनका रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। काफ़ी बेहतर है, समय और टाइम की बचत के लिए ये बनाया गया ऐप बहुत ही कारगर ऐप साबित हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगली न्यूज़ है
यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ। यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ 24 सितंबर 2020 को मनाई जाएगी और ये अब यूएनओ के इतिहास की पहली मीटिंग होगी जो कैसी होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी। ठीक है, कैसी होगी, पहली वर्चुअल मीटिंग, पहली वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें विश्व भर के नेताओं के, विश्व भर के देश के प्रतिनिधियों के अभिभाषण रिकॉर्डेड किए जाएंगे और फिर उसे उनके टाइम के अनुसार क्या किया जाएगा, प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अब तक क्या हुआ था, अब तक इन 2020 से पहले तक यूएनओ में प्रत्येक सितंबर को, प्रत्येक वर्ष को सारे विश्व के देश के प्रतिनिधि वहाँ पर बैठक में भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे और अपने अपने भाषण, अपना अपना संबोधन देते थे। पहली बार कोविड-19 के कारण मीटिंग कैसी होगी, वर्चुअल मीटिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपकी यूएनए की मीटिंग हुई। अगर यूएनओ की मीटिंग में इस वर्ष की विशेषताओं की बात करें तो जैव विविधता की शिखर सम्मेलन और विश्व महिला दिवस के रूप में विश्व महिलाओं के लिए क्या है, 25वीं वर्षगांठ विश्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इसी में। और इसके अलावा इसमें क्या कहते हैं, जलवायु सप्ताह के रूप में भी 15 सितंबर से 24 सितंबर तक का मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस मीटिंग का कब से होगी वर्चुअल मीटिंग, 15 सितंबर से। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें, हमारी अगली न्यूज़ है नियुक्तियों पर आधारित। तो हमारी नियुक्ति है साहिल सेठ की, किसकी, साहिल सेठ को ब्रिक्स का, BRICS यानी भारत, रसिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्सा के CCI यानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है, सलाहकार नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जो है भारत, ब्राज़ील, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका देशों का एक संगठन है जहां पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं के ये सारे देश ने मिलकर ये संगठन बनाया है। और उसी संगठन के विक्रम साहिल सेठ क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, साहिल सेठ, साहिल सेठ। ओके, तो ये हुआ आज की साहिल सेठ की नियुक्ति। और अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज़ की, तो हमारी अगली न्यूज़ है अरुण। क्या अरुण कुमार कौन बनाए गए हैं, अरुण कुमार जो है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के क्या बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन, अरुण कुमार, अरुण कुमार अंतर्राष्ट्रीय रेलवे के संघ बनाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष। नियुक्त किए गए हैं। ये 1985 के IAS अधिकारी हैं और जिन्हें क्या बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के बारे में जानें तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का एक और नाम है यूनियन ऑफ इंटरनेशनल डैश कैमिन्स। क्या है, यूनियन, UIC क्या है, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल डैश कैमिन्स एक ये नाम है, या है रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ, रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन जो हुआ था वो 1922 को हुआ था। कब हुआ था, इसका गठन 1922 को गठित की गई थी।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? पेरिस में है। ठीक है। और अगर इसके हम सदस्य देशों की बात करें, सदस्य देशों की संख्या है 194। कितनी है? 194। और भारत इसका क्या है? सक्रिय सदस्य है। ठीक है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे परिपथों की, परिवहन की, गलियारे की क्या करती है? सुरक्षा का भी प्रदान करती है और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान, रूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया और यूरोप के बीच लगभग 7,200 किलोमीटर का रेलवे और सड़क परिवहन का एक जाल बिछाया गया है और भारत भी इसमें क्या है? इसका सदस्य